रहे थे डेल पॉलिटी, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एक लेक्चर अभी हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें हमने हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, उसमें न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल और ट्रांसफ़र एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, इतने सारे टॉपिक वहाँ पर हमने कवर कर दिए थे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो वहाँ पर आई बटन पर इसका लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, और वो लेक्चर आप देखेंगे तभी ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक अगला लेक्चर पिछले लेक्चर से लिंक्ड होता है। तो जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बची थी उसको हम कनेक्ट करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त यानी एडिशनल जजेस मतलब हाई कोर्ट में, और जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं क्या उनको फिर से हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। इन मुद्दों पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उसके आगे की और भी जो बातें हैं 1 घंटे के लेक्चर में जितना भी कंप्लीट हो जाएगा वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये वाला जो प्रोविजन है ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट वाला अगर आपने लेक्चर सुना हो तो उसमें, या अगर आपने देखा है लेक्चर को तो मैंने वहाँ भी कवर किया था, ओके। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट। तो आइए समझते हैं इसमें। जैसे मान लो ये सपोज दैट कोई हाई कोर्ट है, ऐसा मान लीजिए ये हाई कोर्ट की बाउंड्री है, कोई भी है, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है यूपी का, या मध्य प्रदेश का जबलपुर हाई कोर्ट है, या राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट है, कोई भी हमने मान लिया। आप देखो यहाँ पर कौन कौन होता है, एक तो होता है CJ चीफ जस्टिस, और इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अदर्स जजेस भी होते हैं, अदर जो जस्टिस होते हैं वो भी होते हैं न्यायमूर्ति। कितने होंगे जरा आप लोग बताइए, कितने होंगे अदर्स, कितने होंगे, जितने राष्ट्रपति संख्या को निर्धारित करें। तो अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग संख्या होती है जजेस की, है ना। जिस हाई कोर्ट में जितना ज़्यादा काम है, जितना कामकाज है, वहाँ पर ये सारी परिस्थितियों को देखकर प्रेसिडेंट वहाँ पर नंबर ऑफ जो अदर जजेस हैं उनको वो डिसाइड करते हैं। क्लियर? चल, तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ क्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये किन परिस्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान से समझना, कार्यकारी न्यायाधीश की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब ये जो चीफ जस्टिस हैं ये ना हो, है ना। तो ज़रूरत कब पड़ेगी, आवश्यकता क्यों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आवश्यकता क्यों। इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो पहली बात, अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस है नहीं वहाँ पर, ये मतलब उपस्थित नहीं है, या मतलब यहाँ पर ये इनकी मौजूदगी नहीं, मतलब ये नहीं है। चीफ जस्टिस जब नहीं है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब नहीं है तो उनके लिए कई कंडीशन हो सकती हैं, क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे इनका पद रिक्त हो, यानी इनको हटा दिया गया हो, या ये हट गए, इनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, इनकी उम्र पूरी हो गई हो। कार्यकाल तो हालांकि इनका फिक्स नहीं होता है, तो इनका पद रिक्त हो, इनका पद रिक्त हो, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरा, ये अस्थायी रूप से अब्सेंट हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा, एक और संभावना बनती है
तो ये अपने कार्य को करने में सक्षम ना रहे हों, यानी कार्य करने में असक्षम हो। तो ये 3 सिचुएशन है। तो इन 3 सिचुएशन में माना जाएगा कि चीफ जस्टिस नहीं है। ये 3 सिचुएशन है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी यदि कोई सिचुएशन पैदा होती है तो चीफ जस्टिस की जगह पर एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। तो अब इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन परिस्थितियों में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है, मतलब कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिसकी वजह से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हमने आपको पढ़ाया था तो सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट करता था? राष्ट्रपति। तो यहाँ भी राष्ट्रपति महोदय इनको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नियुक्ति, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नियुक्ति। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसे नियुक्त किया जाएगा? अब ये भी तो सोचने वाली बात है। तो किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किसे? तो इसका जवाब देखिए, क्वेश्चन करते जाइए और आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। तो किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, इसी ये जो अदर न्यायाधीश है ना, ये वाले, इन्हीं में से किसी को। तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को। क्लियर? तो बात समझ में आ गई, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हुआ? बस इस स्ट्रक्चर को आपको बना लेना है। तो इसी फॉर्म में नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे आपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, हाँ प्रावधान है, बिल्कुल है, हाई कोर्ट में है ना। कब? जब सीजे नहीं होंगे 3 सिचुएशन हो सकती है। इनका पद रिक्त हो, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, डेथ हो गई हो, बहुत सारी चीज़ें। अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मान लीजिए बीमार हो गए या कहीं चले गए तो अब्सेंट है। और कार्य करने में असक्षम है, मतलब वो अब कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी 3 सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा? तो नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसे नियुक्त किया जाएगा? तो हाई कोर्ट के जो अदर जो न्यायमूर्ति हैं उन्हीं में से किसी एक। तो बस इतना सा आपको यहाँ पर समझना था। क्लियर? तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो किसी टॉपिक को कितना इजी बना दिया जाए, बात यहाँ पर यह है। किसी टॉपिक को कितना इजी बना दिया जाए, बात यहाँ पर यह है, और कोई बात नहीं है, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। लिखा तो सब किताबों में है। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे, सब मिल जाएगा लिखा हुआ उसमें। या कोई भी संविधान की बुक आप पढ़ोगे, डी बसु या सुभाष कश्यप या जो भी, JN पांडे या कोई भी जो भी लोग पढ़ते हैं बुक्स को। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अतिरिक्त न्यायाधीशों की। या पहले हम लोग ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पढ़ लिया, अब हम लोग कार्यकारी न्यायाधीश की बात करते हैं। इसका भी प्रोविज़न है भाई। क्लियर? तो अगला हम लोग पढ़ते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। पहले इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश देखा, अब लोग पढ़ेंगे कार्यकारी न्यायाधीश की बात करेंगे। कार्यकारी न्यायाधीश, इसमें
यहाँ भी प्रोविज़न है, तो फिर उसी तरीके की स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। ये हो गया हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट। यहाँ पर कौन, सीजे प्लस अदर जो जजेस। क्लियर। तो अब की बार यहाँ पर हम लोग कार्यकारी न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, एक्टिंग जजेस की बात कर रहे हैं। तो एक्टिंग जजेस कब नियुक्त किया जाएगा, जब यहाँ से कोई जज उपस्थित ना हो। तो ये वाला कोई जज जब कोई जज की मौजूदगी ना हो, जब किसी जज की मौजूदगी ना हो, मौजूदगी ना हो। अब मौजूदगी कब नहीं होगी, वो सिचुएशन कौन कौन सी है, तो इसके लिए कुछ सिचुएशन बनेगी। तो एक सिचुएशन है कि मतलब वो अनुपस्थित हो या अन्य किसी कारणों से अपना कार्य निष्पादन करने में असमर्थ हो, यानी वो अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो या कार्य करने में असक्षम हो। क्लियर। और तीसरी सिचुएशन, जैसे उसको मतलब उसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया हो, उसे हाई कोर्ट का सीजे बना दिया गया हो, सीजे बना दिया गया हो। एक और सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लो कि उसको किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ये तीनों सिचुएशन यहाँ पर है। क्लियर। अब आप देखो, ध्यान समझो। कार्यकारी न्यायाधीश का प्रावधान है हाई कोर्ट पे, जब ये जो अदर न्यायाधीश है ये किसी मतलब जज की मौजूदगी ना हो। किन स्थितियों में मौजूदगी नहीं हो सकती, ध्यान समझना। जैसे मान लो अनुपस्थित हो, अनुपस्थित मतलब है कि कहीं से गया हो, ठीक है। कार्य करने में असक्षम हो, तो जब कार्य करने में असक्षम हो तो फिर रहने का मतलब क्या हुआ, और उसे उसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया या दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो उसका पद यहाँ पर खाली हो जाएगा, वो फिर मौजूद नहीं होगा, वो तो चीफ जस्टिस बन गया, या अन्य हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। तो ऐसी ये सिचुएशन यहाँ पर बनती है, जिसकी वजह से वहाँ पर न्यायाधीश की संख्या कम हो जाएगी। तो और ऐसी स्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर। और किसे अपॉइंट किया जाएगा, मतलब सोच रहे हैं, और कौन अपॉइंट करेगा, तो देखो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट। इनका कौन किसके द्वारा होगा, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। देखिए जितने भी जजेस हैं अभी तक आप देख रहे हैं, सभी को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। चाहे वो जज हो, चाहे वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो कार्यकारी न्यायाधीश हो, या हम लोग अभी बात करेंगे एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर अब किसे अपॉइंट किया जाएगा, है ना, किसे, है ना, ये एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ठीक है, अब वो तो ठीक है कि राष्ट्रपति से अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसे करेंगे। अब जब सीजे अनुपस्थित होता था तो यहीं जो अदर न्यायाधीश होते थे उन्हीं से सीजे, कार्यकारी सीजे बना दिया जाता था, एक्टिंग सीजे। बट यहाँ तो ऑलरेडी ये हटा हुआ है ना, तो ऐसा है नहीं कि इस चीफ जस्टिस को न्यायाधीश बना दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रपति इसको कहीं बाहर से लाएंगे, तो बाहर से इसको लाएंगे और एक्टिंग जजेस के रूप में उसे अपॉइंट करेंगे। तो बाहर से कौन होगा, तो फिर कौन होगा, कोई योग्य व्यक्ति होगा ना, तो कोई योग्य व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। अब योग्य कैसा होगा, अब भाई देखो
वैसे तो नहीं कि कोई लड़की की शादी होनी है तो योग्य लड़का ढूंढना है ना, वो उसकी कोई योग्यता की कैटेगरी तो होती नहीं है। किसी के लिए योग्य IAS ऑफिसर होता है, किसी के लिए PCS होता है, किसी के लिए डॉक्टर होता है, किसी के लिए इंजीनियर होता है, किसी के लिए बिजनेसमैन होता है। लेकिन यहाँ पर तो जजेस की बात हो रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट की बात चल रही, तो हाई कोर्ट में योग्य व्यक्ति को, तो योग्य जो हाई कोर्ट में योग्यता होती है वो योग्यता उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तो उसे यहाँ पर एक्टिंग जजेस के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब जो कार्यकारी न्यायाधीश है ये कितने दिनों तक काम करेगा, तो कार्यकारी न्यायाधीश तब तक काम करेगा जब तक उसकी जगह पर स्थायी तौर पर न्यायाधीश अपॉइंट ना कर लिया जाए। तो ये कब तक काम करेगा कार्यकारी न्यायाधीश, इसका कार्यकाल, हालांकि कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, कितने दिनों तक ये काम करेगा भाई, कोई सीमा तो होगी। तो जब तक स्थायी न्यायाधीश ना आ जाए, क्लियर, तो तब तक ये अपने पद पर काम करेगा। हालांकि चाहे कार्यकारी न्यायाधीश हो चाहे अतिरिक्त न्यायाधीश हो, वैसे वो 62 वर्ष तक काम करते हैं। तो यहाँ पर आप नोट में लिख दोगे, हालांकि बासठ वर्ष तक कार्य करते हैं, ये बात। तो ये बड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, जल्दी जल्दी में क्लियर नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको यहाँ पर मैंने सर्किल में बंद कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो वो तब तक वहाँ पर एक्टिंग जज के रूप में काम करेगा जब तक कि उस सीट पर स्थायी रूप से दूसरा जज नहीं आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये भी है, 62 वर्ष की उम्र वाली भी शर्त है। अगर 62 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो भी हट जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात थी यहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश के लिए, क्लियर। अब हम तीसरा यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे और 2-3 कलर के पेन यूज कीजिएगा। इस तरीके के नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, ये आप हमें बताओ। फ़ायदा क्या हो रहा होगा, ये इस तरीके के नोट्स बनाओगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और दिमाग में ये पिक्चर के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चित्र के रूप में बैठेगा। तो नोट्स कुछ इसी तरीके से बनाने चाहिए। 2-3 कलर के पेन यूज कर लीजिएगा, ये ज़रूर करना है। वैसे किताब में जैसे लिखा होता है वो नहीं छापना है, किताब तो फिर है ही ना, आपको इस तरीके के नोट्स बनाने हैं। और ये एग्ज़ाम के टाइम पर एक बार इसे आप देखोगे, नज़र डालोगे, आपको याद हो जाएंगे। पहली बात तो जब आप लेक्चर देखोगे तभी आपको लेक्चर काफ़ी तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब इस तरीके के नोट्स बना लोगे और उसे रिवाइज करोगे तो वो बड़े आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर। ये साइकोलॉजी होती है। तो कलर साइकोलॉजी और पिक्चर साइकोलॉजी दोनों का आप यहाँ पर प्रयोग करके नोट्स अपने प्रिपेयर करोगे, क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट। बार बार सुप्रीम कोर्ट निकल रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट अभी तक पढ़ते रहे तो वही बात दिमाग में आ जाती है। हाई कोर्ट हम लोग शुरू कर चुके हैं, आइडिया होना चाहिए आपको। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। रटनो वटनो नहीं भाई, ये रटने वाला गेम नहीं है ना, समझने वाला गेम है। थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, क्लियर। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। चलो हम आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं और आप जवाब भी इसका देंगे। तो देखो, जैसे मान लो ये हमारा हाई कोर्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से पिक्चर बनाइएगा। अगर आपको सही से तैयारी करनी है और लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ें याद रखनी हैं तो याद रहेंगी और एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाओगे। क्यों भाई, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं। चलिए, जो लोग एप्लीकेशन पर लाइव हैं ज़रा बताएं। जी ठीक है, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ आप लोगों के। हाँ, सभी लोग बताइए, समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड।
ठीक, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर में चीफ जस्टिस और इसके अलावा अदर्स, ओके, और भी न्यायाधीश और भी न्यायमूर्ति, है ना। ये दिवाली का भी जो जोश है ना लोगों का गया नहीं है, बहुत सारे पटाखे लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और पटाखे भी गली में चला रहे हैं लोग, तो हो सकता है कुछ आपको डिस्टरबेंस पैदा हो रहा हो, कोई नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो अब यहाँ पर एडिशनल जजेस अपॉइंट करने हैं, बात यहाँ पर ये है। तो एडिशनल का मतलब क्या हुआ, जितने हैं तो उतने तो रहेंगे, इसके अलावा और हमें यहाँ पर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब आप बात दिमाग में ये लाओ कि जैसे आप कोई काम करवाते हैं, जैसे मान लो आप कोई मान लीजिए आप एक फैक्ट्री लगाते हैं और उसमें फैक्ट्री में आपने शुरू में वर्कर रखे और 100 वर्कर रखे, लेकिन आपका काम बढ़ गया, ज़्यादा डिमांड हो गई आपके प्रोडक्ट की, तो आप क्या करोगे, उसमें वर्कर बढ़ाओगे ना, वर्कर बढ़ाओगे, बिल्कुल। तो एक सिचुएशन ये हो गई ना, अतिरिक्त एडिशनल लाओगे ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर अस्थायी रूप से हाई कोर्ट में कामकाज बढ़ गया। तो कौन सी सिचुएशन में ऐसा होगा, तो परिस्थितियाँ कौन सी है भैया, है ना, परिस्थितियाँ जिसकी वजह से एडिशनल जजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो परिस्थिति का यहाँ पर आप देखोगे तो 2 परिस्थितियाँ आपको दिखेंगी। एक परिस्थिति हमने आपको बताई कि हाई कोर्ट में अस्थायी रूप से कामकाज बढ़ गया, कामकाज बढ़ गया, क्लियर। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सोचो जरा, सोचो क्या हो सकता है। जैसे मान लो एक तो सिचुएशन ये हो गई, दूसरा मान लीजिए आपने जो फैक्ट्री लगाई, उसी का एग्जांपल दे रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री में 150 मजदूरों की ज़रूरत थी भाई, 150 मजदूरों की ज़रूरत थी, या मान लो कि 100 मजदूर आपने लगाए और 100 मजदूर पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो रोज़ थोड़ा काम बचता रहता है, पेंडिंग होता जाता है। इसका मतलब वहाँ पर मज़दूरों की संख्या ज़्यादा बढ़ानी थी ना, लेकिन हमने तो 100 मजदूर ही लगाए, तो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। पर डे का जो काम होता है वो कुछ ना कुछ बच जा रहा है, तो 1 आध साल में बहुत सारा काम पेंडिंग में हो जाएगा। अब वो पेंडिंग वाला काम पेंडिंग में पड़ा रहेगा, तो निपटाना पड़ेगा। तो निपटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल जजेस यानी कुछ एडिशनल वर्कर हमें वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। बस यही फार्मूला आप यहाँ लगा दो। इसका मतलब हुआ क्या, उच्च न्यायालय में कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उसको निपटाने के लिए एडिशनल जजेस की ज़रूरत पड़ती है। वेरी सिंपल सी बात है ये, ओके। तो हाई कोर्ट में पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है, बकाया काम, तो बकाया काम को कराने के लिए, उसको निपटाने के लिए एडिशनल जजेस की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, तो वो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगी। क्लियर। अब देखो, अब तो ये तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई कब एडिशनल जजेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर भाई, हाँ, हेलो, देखो, बिल्कुल ओके। अब देखो, इनको अपॉइंट कौन करेगा, है ना। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, तो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा किसको अपॉइंट किया जाएगा। तो अब आप देखो, सोचो जरा, आपने कारखाना लगाया, 100 मजदूर लगा दिए, लेकिन हमें वहाँ एडिशनल की ज़रूरत है, तो कहाँ से लाएंगे, बाहर से ही तो लाएंगे। और किसको लाएंगे, जो उस काम को करने में स्किल रखते हो, उन्हीं को तो लाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो काम की स्किल है नहीं और किसी को पकड़ के आपने अपॉइंट कर लिया, उससे तो लॉस होगा ना। तो बस अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ये जजेस लाए जाएंगे, ये बाहर से लाए जाएंगे। जितने हैं इससे काम नहीं चल रहा है, एडिशनल डालने हैं इसके अंदर,
तो बाहर से लाए जाएंगे। बाहर से किसको लाया जाएगा? सभी किसी को पकड़ लेंगे? नहीं, किसी को नहीं पकड़ लेंगे, वो जो योग्यता रखता हो, यानी किसी योग्य व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति को। अब क्या है योग्यता? तो योग्य व्यक्ति को, तो योग्यता क्या है भाई? अरे जो हाई कोर्ट पे योग्यता होती है वही होगी ना उसमें, तो वही होगा योग्य व्यक्ति, किसी को भी नहीं पकड़ लेंगे। क्लियर होगी बात? अब मामला यहाँ पर उठता है कि ये कितने दिनों तक इनको रखना होगा, तो इसकी क्या कोई सीमा है? हाँ बिल्कुल है। तो कितने दिनों के लिए? तो कार्यकाल, इन्हें कितने दिनों के लिए अपॉइंट किया जाएगा भाई? तो इन्हें अपॉइंट किया जाएगा 2 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं, है ना? तो 2 वर्ष के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं, अधिक के लिए नहीं। क्लियर भाई, है ना बच्चों? बड़ी आसानी से आप इसको समझो, बिल्कुल इजी वे में समझो। नोट करो फटाफट। हाँ, अब आते हैं और भी दूसरे टॉपिक पर। कर लिए ना? ओके, चलो इसको रब करता हूं। अब बात करते हैं हम लोग सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जजेस, इनका क्या प्रोविजन है? तो ध्यान से समझना भाई। देखो, हाई कोर्ट, सीजे, अदर्स। ओके, अब देखो, अब मान लो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कि जैसे ये जज, इसके जो अदर जज थे, ये हो गए रिटायर, ये हुए रिटायर, यानी हो गए सेवानिवृत्त, रिटायर हो गए। सिमिलरली एक दूसरा हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट है इस समय? 25 पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। तो यहाँ भी दूसरा हाई कोर्ट। अब इसमें यहाँ भी सीजे प्लस अदर्स। तो ये जो अदर न्यायाधीश है, ये अलग अलग हो सकते हैं, संख्या अलग अलग हो सकती है अलग अलग हाई कोर्ट में। जितना जिसके पास काम है उतनी उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। अब देखो, यहाँ का भी कोई जज हुआ रिटायर, सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हाँ, अब मामला यहाँ पर हमें समझना है। क्लियर? देखो क्या होता है, अब बहुत ध्यान समझना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, ये मामला यहाँ पर देखना है। इसकी नियुक्ति करेंगे चीफ जस्टिस। कौन नियुक्त करेंगे? चीफ जस्टिस। ये इनके द्वारा नियुक्ति होगी। ध्यान समझना। अब देखो, चीफ जस्टिस को लगता है कि यार कुछ कामकाज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो भी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जिनको हमने रिटायर कर दिया है, जिन जजेस को हमने रिटायर कर दिया है, सेवानिवृत्त कर दिया है और उनको छुट्टी दे दी, तो क्यों ना उन्हें हम दोबारा बुला लें, तो इनको सेवानिवृत्त जो जजेस होते हैं, इनको फिर से यहाँ बुला लिया जाता है। पुनः बुलावा। कौन बुलाएगा इन्हें? पुनः कौन बुलाएगा? चीफ जस्टिस। अब ये वाले, ये इसको पुनः बुला लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना, ऐसा भी हो सकता है कि इस हाई कोर्ट से जो रिटायर हुआ जज है, उसको इस हाई कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है, और इस हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज को इस हाई कोर्ट में
पुनः बुलाया जा सकता है, पुनः बुलाया। समझ आया? बहुत ध्यान से समझना। तो कौन बुलाएगा? चीफ जस्टिस बुलाएंगे। क्या अपनी मर्जी से? नहीं, सलाह लेनी पड़ेगी इनको। किससे? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति की पूर्व रिकमेंडेशन, जो इसका जो प्रायर रिकमेंडेशन है, उससे पूछना पड़ेगा। तो देखना, ध्यान समझना, ये किससे पूछेंगे? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, सेवा निवृत्त जजेस के मामले में, जजेस के मामले में चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर, एक बात। और दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई? इनसे ही पूछना पड़ेगा ना, जिनको रिटायर कर दिया गया, इनसे ही पूछना पड़ेगा क्या अगर आपको दोबारा बुलाया जाए तो आप आ सकते हो? अगर इनकी मर्जी है तो ये दोबारा जाएंगे वहाँ पर, नहीं मर्जी है, अब इनको लगता है कि अब रिटायर हो गए, अब घूमेंगे फिरेंगे, अब मेरी मर्जी अब काम करने की नहीं है, तो इनसे भी पूछना पड़ेगा। यानी उस रिटायर्ड जज से भी पूछना पड़ेगा, उस सेवा निवृत्त जज से भी पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो बस इतना ही था। क्लियर हो गई? चलिए, तो ये जो जजेस यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, तो इनको फिर सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो इनको कौन से वेतन भत्ते दिए जाएंगे? तो न्यायाधीश, जो ये यहाँ पर रिटायर्ड न्यायाधीश जब यहाँ दोबारा बुलाए जाएंगे, तो इन्हें कौन वेतन डिसाइड करेगा? तो राष्ट्रपति। तो इनका भत्ता वत्ता कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। और इन्हें उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र मिले होंगे, शक्तियाँ मिली होंगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ये अस्थायी तौर पर होते हैं, ये अस्थायी अवधि के लिए होते हैं। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश बुलाए जाते हैं, परमानेंट नहीं, अस्थायी अवधि के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अवधि के लिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई? तो ये था यहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, अतिरिक्त जजेस और रिटायर्ड जजेस। ये चार बातें यहाँ पर हम लोगों ने सीखी, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछता है तो जनरली हम गलत कर देते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता है, तो मुझसे गलत हो जाते हैं। अगर इसको ध्यान से एक बार पढ़ लोगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के आप अगर नोट्स बना लोगे, तो आपको बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक इसमें शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट की स्वतंत्रता। जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता है, तो हाई कोर्ट भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो ये टॉपिक समझने से पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं और डिटेल में पढ़ना है प्रीलिम मेंस, तो आप स्क्रीन पर देखिए रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ़ोन पर उसको डाउनलोड करेंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये, और जैसे ही अपने नंबर से लॉगिन करेंगे तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, प्री मेंस, डिटेल में, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपके फ़ोन पर आ जाएंगे। यानी हमारा सारा क्लास आपके फ़ोन पे चलने लगेगा और वहाँ पर आप मन चाहे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है और उससे जुड़े हुए कोई सवाल पूछने हैं, कोई जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए या मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपके सारे जवाब दे देगी और आपको कैसे क्लास करना है सब कुछ वो गाइड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हाई कोर्ट की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय
की स्वतंत्रता। तो जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल वही टॉपिक है यहाँ पर, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो चूंकि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, हाई कोर्ट में अब पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, तो वही पॉइंट है, सारी बातें हैं। तो एक मिनट में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका घोषित किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? ये कोई भी डिसीजन स्वतंत्र रूप से देती है, मतलब किसी के दबाव में डिसीजन नहीं देती है। ये साक्ष्यों को देखती है, एविडेंस को देखती है, और जो उचित होता है, जो सही होता है, वही निर्णय सुनाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर भारत में सभी लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास है। और आप देखते हैं कि भारत में बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपराध हुए, लेकिन अपराधियों को दंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जैसे निर्भया कांड आप देखते हैं, तो उसमें अपराधियों को दंड मिला, भले ही थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि मामला लेट तो हो जाता है क्योंकि छानबीन होने में टाइम लगता है। या ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। अभी हाल ही में एक कानपुर का केस है जो 8 साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को मार दिया था, एक षड्यंत्र रच के उसको मार दिया था। और तो अभी जितने भी अभियुक्त थे उनको अभी दिवाली के पहले, जस्ट 2 दिन पहले, उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। तो जो लड़की के फादर थे वो बड़ा खुश हुए, और उनका एक स्टेटमेंट था कि मुझे न्यायपालिका पर अब पहले से 10 गुना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि न्यायपालिका काम करती है और वो न्याय सुनाती है। तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो शायद ये निष्पक्ष न्याय ना कर पाए, और जब निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगी तो लोकतंत्र सही मायने में स्थापित ही नहीं हो पाएगा और जंगल राज हो जाएगा। तो न्यायपालिका ही एक ऐसी बॉडी है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है। क्लियर? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं, कैसे किस किस जगह पर ऐसे उपबंध किए गए हैं जहाँ पर हमें ये दिखता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर चुके थे, तो जिन लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो अगर देख लेंगे और फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, मात्र 10 मिनट का काम है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्वतंत्र का मतलब है जैसे 3 बॉडी होती हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जैसे 3 बॉडी होती हैं किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए। तो इसमें एक होती है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका, और एक होती है विधायिका, विधायिका। तो हमारे संविधान में ये प्रोविज़न किया गया है कि जैसे अगर विधायिका कोई लॉ बनाती है, ठीक है, इसका काम होता है लॉ बनाना, इसका काम होता है उस कानून को सही से लागू कराना। तो कार्यपालिका यानी सरकार न्यायपालिका को कोई किसी प्रकार का लालच नहीं दे सकती है, और ना ही विधायिका इसको किसी प्रकार का लालच दे सकती है, किसी प्रकार का लालच इसको नहीं दे सकती है। यानी संविधान में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि लालच देने का स्कोप ही खत्म कर दिया गया है। अगर कार्यपालिका इनको लालच देती तो हो सकता है इनकी लालच में आकर ये इनकी बात मानने लगते, और तो फिर कार्यपालिका के हाथों न्यायपालिका कठपुतली बन जाती। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं किया गया है कि वो कठपुतली बने, यानी स्वतंत्र रूप से काम करेगी। तो एक कहावत है ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक बड़ी कहावत है। तो यहाँ पर वो स्कोप ही खत्म कर दिया गया है। तो चलिए आइए हम उन बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जहाँ पर इसकी स्वतंत्रता दिखती है। तो पहली बात, जैसे नियुक्ति की विधि, पहला तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का संवैधानिक प्रावधान, ऐसे आप लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो नियुक्ति की विधि, यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधि, न्यायाधीशों
न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधि। तो जो नियुक्ति की विधि है वो क्या है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका जो पहला लेक्चर है हाई कोर्ट का, उसमें मैं आपको बताया था, या जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बताया था कि कैसे नियुक्ति होती है इनकी। तो कैसे नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तो नो डाउट राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये बात सही है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। कैसे नियुक्त करते हैं, कॉलेजियम, याद आ रहा है कॉलेजियम, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। अब जिन छात्रों को कॉलेजियम नहीं पता है तो वो प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनको कॉलेजियम पता चल जाएगा। हमने कॉलेजियम डिटेल में पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ाया है, हाई कोर्ट में भी पढ़ाया है। तो ये जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो कॉलेजियम जिसकी सिफारिश करेगी कि किस व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट करना है, तो इस कॉलेजियम की सिफारिश से ही होगा। और कॉलेजियम जिसका सिफारिश करेगा उसी को राष्ट्रपति जज बनाएंगे। और कॉलेजियम में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यपालिका हैं, कार्यपालिका के हेड हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को जज नहीं बना सकते। या जैसे हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जो कहते हैं वही करते हैं राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की यहाँ बात नहीं चलेगी, याद रखिएगा, कॉलेजियम की बात मानी जाएगी। और कॉलेजियम में जजेज होते हैं, कॉलेजियम में कौन होता है, जजेज होते हैं। तो वो कॉलेजियम जिनको कहेगा वही राष्ट्रपति उसे जज बना देंगे। तो यहाँ पर कार्यपालिका का न्यायपालिका में जजों के अपॉइंटमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता तो कार्यपालिका अर्थात सरकार अपने मनपसंद व्यक्तियों को जज बनवा देती, और चूँकि अपने मनपसंद के व्यक्तियों को जज बनवा देती तो कार्यपालिका जैसा चाहती वैसा जजों से काम लेती, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ भंग हो जाती। तो इसलिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें कार्यपालिका का कोई भी रोल नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका एकदम हाई कोर्ट एकदम स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है। तो एक तो ये हो गया प्रोविज़न। तो नियुक्ति की विधि आप याद रखिएगा, जब भी मेंस में क्वेश्चन आया तो आप इसे लिख सकते हो। दूसरा कार्यकाल की सुरक्षा, दूसरा कार्यकाल की सुरक्षा। तो आप देखते हैं कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजों को हटाना इतना आसान नहीं है। एक तो हाई कोर्ट में 62 वर्ष की उम्र तक ये काम करेंगे, 62 वर्ष की उम्र तक। तो इनको अगर जज के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है तो 62 वर्ष की उम्र तक ये काम करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हैं। और इनको अगर हटाया जा सकता है तो सिर्फ दो आधार पर, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी, मतलब सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। और हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत टफ है, बहुत टफ प्रक्रिया है जो हमने आपको बताया था। तो कार्यपालिका अगर इनको चाहे कि हम हटा देंगे आसानी से तो इनको बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर ये हटाने की प्रक्रिया इतनी टिपिकल ना होती तो बहुत सारे जज अभी तक हटाए जा चुके होते हैं। भारत में अभी तक ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया गया है और ना ही हाई कोर्ट के। एक आध बार प्रयास किया गया बट हटा नहीं पाए। तो न्यायाधीशों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमको तो जब चाहेगी सरकार हमें हटा के बाहर कर देगी। संविधान में ऐसा कोई चांस नहीं है, संविधान निर्माताओं ने ऐसा कोई चांस लिया ही नहीं। अगर कार्यपालिका न्यायाधीशों को
हटाने की शक्ति रखती होती तो डराती धमकाती कि ए जज महोदय, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे, नहीं तो हम तुम्हें हटा के बाहर कर देंगे। ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो जजेस को ये डर नहीं होता है कि हमें यार कल को हटा दिया जाएगा, नहीं हटा पाएंगे इतनी आसानी से। तो सबसे ज़्यादा लोगों को डर होता है कि यार हम अगर बात इनकी नहीं मानेंगे तो हमें निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि संविधान में इस तरीके का प्रोविज़न कर दिया गया है कि इनको इतने आसानी से नहीं हटा सकते। एग्जैक्टली यही आपको लिखना है एग्ज़ाम में। क्लियर। तीसरी बात हम करें, देखो तीसरी सुरक्षा क्या दिखेगी इनके लिए। तीसरी सुरक्षा के रूप में देखेंगे निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें, निश्चित सेवा शर्तें। अब आप देखो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनके जजेस की जो सेवा शर्तें हैं संविधान में जो इनके लिए कहा गया है, बस वही सेवा शर्तें ये फॉलो करेंगे और इनकी सेवा शर्तों को कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्लियर। ऐसा नहीं है कि अब हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, पता लगा कि उनको ओवर टाइम बुला लिया गया कि यार काम पेंडिंग पड़ा है, आ जाओ। कोई प्राइवेट नौकरी थोड़ी ना है प्राइवेट कंपनियों में कि लोगों को ओवर टाइम रोक लिया जाता है कि और तुम काम करो। इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जितना वर्किंग आवर है उतने वर्किंग आवर में वर्क करेंगे, इन्हें कोई प्रेशर नहीं होगा। तो इनकी सेवा शर्तों में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ऐसा संविधान ने प्रोविज़न किया है। तो इन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला हम लोग, यानी पूरे कार्यकाल में यथावत रहेंगी सेवा शर्तें, कोई भी ऐसी सेवा शर्त इनके ऊपर थोपी ही नहीं जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रोविज़न हम लोग देखते हैं जो हाई कोर्ट को स्वतंत्र बनाता है। संचित निधि पर भारित व्यय, इनका जो वेतन होता है, चौथा वेतन, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। तो आपको हमने बताया था, ये कई बार बता चुके, जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया बच्चे वो लेक्चर देख लें। हमने बहुत अच्छे समझाया भारित व्यय का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसा व्यय, मतलब इनकी जो सैलरी है संचित निधि पर भारित व्यय होती है, मतलब इनकी सैलरी का जो पैसा निकाला जाता है संचित निधि से, उसमें चर्चा तो हो सकती है लेकिन उसमें मतदान नहीं हो सकता है। अगर मतदान हो तो मतदान के माध्यम से इनकी सैलरी रोकी जा सकती है, लेकिन चूंकि मतदान का प्रोविज़न ही नहीं है तो चर्चा तो हो सकती है कि यार इतनी सैलरी इनको क्यों दी जा रही, चर्चा ही कर लो, रोक ही नहीं जा सकती। अगर मतदान होता इनकी सैलरी पर कि इनकी सैलरी का पैसा निकालना है, इस पर मतदान होगा, तो हो सकता है कुछ लोग अगेंस्ट में मतदान कर देते तो इनकी सैलरी रुक जाती। तो इनको सैलरी रुकने का डर नहीं है। तो संचित निधि पर भारित व्यय जो होते हैं वो रोके नहीं जा सकते हैं। तो इनको ये भी डर नहीं है कि हमारी सैलरी रुक जाएगी तो हमें सरकार का दबाव में थोड़ी ना हम आएंगे। तो अगर इनकी सैलरी अगर रोकी जा सकती, सरकार रोक सकती थी, तो सरकार इनको धमकाती कि देखो मेरी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारी सैलरी रोक देंगे। इनको कोई डर नहीं, इनको कोई डर ही नहीं सैलरी को लेकर। और सैलरी इनकी कट भी नहीं होगी सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगा है तो सैलरी कट हो सकती है, लेकिन वो एक विशेष सिचुएशन है और वो हमेशा होती नहीं, आज तक नहीं हुई भारत में। क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल, वेरी गुड। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक नोट में मैं आपको यहाँ पर बात बताता हूँ, वो आप नोट में लिख लीजिएगा और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। देखो, हाई कोर्ट के जजेस को जो सैलरी दी जाती है वो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। लेकिन इनकी जो पेंशन होती है, पेंशन, वो किस पर भारित व्यय होती है? वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ऐसा क्यों हुआ? ये राज्य के हाई कोर्ट में काम किया इन्होंने, लेकिन पेंशन तो इन्हें भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये एक लॉजिक समझो। जैसे मान लो एक जज है, वो एक से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट में
काम कर सकते हैं। तो जो यूपी हाई कोर्ट में जज हैं, तो जब यूपी हाई कोर्ट में वो काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। और मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र उठाकर राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट में कर दिया गया, तो तब वो जोधपुर हाई कोर्ट में काम करेंगे तो उनको राजस्थान की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। मान लो एक जज अपने जीवन में 4 हाई कोर्ट में काम कर चुका, 4 हाई कोर्ट में काम कर चुका, लेकिन जब रिटायर हुआ, जब रिटायर होने के बाद अब कौन सा राज्य उसे सैलरी देगा, वो पेंशन देगा? तो कहेंगे तुम एमपी में काम कर चुके हो तो एमपी वाले से लो, तुम राजस्थान में काम कर चुके हो तो राजस्थान वालों से मांगो पेंशन, यूपी में काम कर चुके हो तो यूपी से मांगो। तो बेचारा सबसे कहेगा हमें तुम दे दो पेंशन, तुम दे दो पेंशन। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना। और भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलग अलग नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर राज्य का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, राज्य का मामला है तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, कुछ बटा बटा नहीं है। तो यहाँ पर दायित्व बनता है भारत का, तो कि भाई वो एक कई राज्यों में सेवाएं दे चुका है, रिटायरमेंट के बाद तो किसी राज्य में सेवा नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको पेंशन देगा कौन? तो ऐसी स्थिति में पेंशन फिर भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हेलो 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 स्टूडेंट, बैठ जानी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? यहाँ पर स्टूडेंट बहुत फंसते हैं। चलो, तो इन्हें डर नहीं है कि मेरा वेतन रोक दिया जाएगा, मेरी पेंशन रोक दी जाएगी, इन्हें कोई डर नहीं है। नेक्स्ट, और जो स्वतंत्रता का प्रोविज़न है, न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती। जो भी है 5वां 6वां पॉइंट नोट कर लीजिएगा। न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती, मतलब जो न्यायाधीशों ने अपने कार्य किए हैं उन पर चर्चा ना तो संसद में की जा सकती है, ना ही राज्य के विधानमंडल में की जा सकती है। तो इन्हें डर नहीं है, इनकी कोई आलोचना नहीं होगी, तो इनको विधायिका से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब सेवानिवृत्ति के बाद इनको वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन प्रीलिम में भी पूछा जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध, वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब ये वकालत कहाँ कहाँ कर सकते हैं? 2 जगह कर सकते हैं, या तो ये सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और या मैं उस हाई कोर्ट में नहीं करेंगे जिस हाई कोर्ट में ये रह चुके हैं, ठीक है? यानी अन्य हाई कोर्ट में कर सकते हैं, अन्य हाई कोर्ट में कर सकते हैं। जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुए उसमें नहीं कर सकते। अगर जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुए अगर उसमें इनको वकालत करने का चांस मिलता तो हो सकता है कि वहाँ के अधिकारी उनके दूसरे जजेस से इनकी सांठगांठ हो जाती कि हम यहाँ पर काम करेंगे रिटायरमेंट होने के बाद, तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो है ना, बात समझ रहे हो? तो ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज तो कहीं वकालत नहीं कर सकता। एक बार वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, उसको कहीं वकालत करने को ही नहीं मिलेगी, उसका कैरियर ही खत्म, यानी सीधे स्वर्ग चले जाओ, ठीक है? नेक्स्ट, अगला जो है, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, यानी हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है आर्टिकल 129 में से, ये भी होता है 215 में। तो अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, तो अगर कोई इनके फैसले को नहीं मानता, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। और अगर इनके फैसले को कोई नहीं मानता तो ये उसको दंडित करेंगे, वो भले ही राज्य सरकार ही क्यों ना हो, सरकार ही क्यों ना हो। कभी कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सरकार को फटकार लगाती है, तो इनको सरकार से डरने की जरूरत नहीं, यानी कार्यपालिका से डरने की जरूरत नहीं, विधायिका से डरने की जरूरत नहीं, यानी ये किसी के दबाव में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ विशेष पावर है। और
नेक्स्ट, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता है इनको, है ना। अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता, नियुक्त करने की स्वतंत्रता है इनके पास। जैसे अब इनको अपने कर्मचारी अपनी मर्जी से ये नियुक्त करेंगे, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कार्यपालिका को यहाँ पर इनके कर्मचारी यानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को नियुक्त करने में कार्यपालिका हस्तक्षेप करती, तो कार्यपालिका क्या कहती, अपने मनपसंद के व्यक्तियों को वहाँ पर भर देती कर्मचारियों के रूप में, बस समझ रहे हो। और फिर अगर कार्यपालिका अपने मनपसंद के व्यक्तियों को यहाँ भर देती तो वो व्यक्ति कोर्ट की बात नहीं मानते, वो तो फिर कार्यपालिका की बात मानते। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि ऐसा चांस ही छोड़ दो। तो यहाँ पर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति वो स्वयं करते हैं, किसी का दबाव नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो इनके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। इनका जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, इनके न्यायिक क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें बढ़ाया जा सकता है लेकिन कटौती नहीं की जाएगी, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। फिर कार्यपालिका से पृथक्करण भी है, कार्यपालिका से पृथक्करण। देखो अगला प्रोविजन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका मतलब है कि जो काम न्यायपालिका को करने हैं वो न्यायपालिका ही करेगी, कार्यपालिका उनके काम को छीन नहीं सकती है, ध्यान से समझना। अब यहीं पर हमारे संविधान का आर्टिकल 50, हमारे संविधान का आर्टिकल 50 क्या कहता है, ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करे। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्यपालिका में आते हैं। तो जैसे मान लो हम बात करें DM की, DM, तो DM एक प्रशासनिक अधिकारी है और ये कार्यपालिका में आता है। ये DM सरकार का पार्ट है ना, तो ये कार्यपालिका है। और DM को कुछ हालांकि न्यायिक अधिकार दिए गए, ज़्यादा नहीं दिए गए। जैसे आपने सुना होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया अंग्रेज़ों के टाइम पर, तो उसने जो कलेक्टर होते थे उनसे न्यायिक कार्य छीन लिए थे, तो उसको कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस संहिता में क्या था, उन्होंने जो कलेक्टर होते थे यानी उस कॉर्नवालिस संहिता के आधार पर कलेक्टर से न्याय करने के अधिकार को छीन लिया था। तो ऐसे ही भारत में संविधान में कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका का काम नहीं करेगी, और अगर थोड़ा बहुत करती भी है तो उसको अलग अलग किया जाए, यानी कॉर्नवालिस कोड को यहाँ पर माना गया। तो न्यायपालिका को बिल्कुल डर नहीं है कि कार्यपालिका हमारी शक्तियाँ छीन सकती है, डर नहीं है। इसलिए न्यायपालिका को यहाँ डरना नहीं है। जब हमें डर नहीं तो हम स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। क्लियर हो रही बातें? चलो, बहुत अच्छी बात। तो ये यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट, लगभग 9-10 पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किए जो हाई कोर्ट को स्वतंत्र बनाता है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारतीय संविधान में वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाती है, या स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, इसकी आप व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन पॉइंट से आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, उसको टैकल कर पाओगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।